पंजे से मुझे याद आया कि कहाँ जोड़ तोड़ और जुगाड़ बैठा है, क्योंकि पार्टियों से टिकट लेना बच्चों का खेल तो है नहीं। राजनीति बहुत ऊबड़ खाबड़ एक रास्ता है। आपको क्यों लगता है कि जनता आपको, पहली बात तो कि पार्टियां आपको टिकट क्यों देंगी, पहले तो ये बताइए मुझे। ऐसी क्या खूबी है महेश भारद्वाज में कि पार्टियां आएंगी और उनको टिकट दे देंगी? और कौन, तो आपको लगता है कि पार्टियां भग के आपको टिकट देंगी क्योंकि महेश भारद्वाज जैसा व्यक्ति उनको मिल नहीं रहा है? तो महेश जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, मुझे एक चीज बताइए। मान लीजिए कि आपको किसी भी पार्टी ने टिकट दे दिया, आपका विजन क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, लाइट का, पानी का और भ्रष्टाचार का ये मुद्दा नहीं बचा इस देश में। आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, वो अधिकारी बदलेंगे, सरकार बदलेंगे, उनके लोग आएंगे, वो अपने स्तर से भ्रष्टाचार करेंगे। एक एमएलए की इतनी कुवत नहीं होती कि वो सरकार को हड़का सके और अपने काम अपने तरीके से करवा सके। आप कहेंगे रोड और लाइट और पानी। देश जब से आज़ाद हुआ है, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, मैं उसी स्तर के जवाब की आपसे अपेक्षा करता हूं। रोड, लाइट और पानी के मुद्दों पर इस देश में कितने चुनाव लड़े गए हैं, आज भी वही मुद्दा है। महेश भारद्वाज के पास में नया क्या है कि लोग इसको देखते ही पसंद करें? महेश जी, आप मेरे जवाब पे नहीं आए। मैंने कहा कि आपका विजन इन सब लोगों से अलग क्या है? एक इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जो अपना वीआरएस लेके आ गए, उनके पास में सबसे अलग विजन क्या है जो आम नेताओं के पास नहीं है? नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं जो जहां और लोग खड़े हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नवंबर और दिसंबर महीने में होने हैं। एक लंबी लिस्ट है आईएएस और आईपीएस की, जो इस बार अपना भाग्य राजनीति में आजमाना चाह रहे हैं। अभी अभी वीआरएस लेकर लौटे हैं महेश भारद्वाज जी। महेश जी, क्योंकि आप आईपीएस रहे हैं और प्रशासनिक बड़े पदों पर रहे हैं, आप अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, लोग आपको व्यवहार कुशल भी बोलते हैं। राजनीति की तरफ जो आने का रुख है वो क्यों? नहीं, इसको ऐसे देखिएगा कि मैं नौकरी में जाने से पहले मैं मीडिया से जुड़ा रहा, एकेडमिक्स में भी था, टीवी में भी काम करता था, तो सार्वजनिक जीवन का एक्सपोजर मुझे बहुत पहले से था। मैं राजनीतिक लोगों के साथ ही, जब मैं अखबार में भी काम करता था, टीवी में काम करता था, सार्वजनिक जीवन में था। तो जो सार्वजनिक जीवन के अखबार के आदमी थे, वो राजनीति के आदमी थे, उन सब के साथ मैं इंटरेक्ट करता था। जब मैंने पुलिस में जाकर देखा कि एक सरकारी अफसर का, उसके बाद मैं राष्ट्रपति जी के साथ चला गया। राष्ट्रपति जी, वो भी एक पुराने फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, के आर नारायणन। वहाँ मैंने जिस तरीके से देश को चलते देखा, राष्ट्रपति भवन से मैंने देखा कि कैसे देश चलता है, सुप्रीम कोर्ट में देखा मैंने कैसे देश चलता है, कैसे व्यवस्थाएं चलती है। तो धीरे 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 मेरा झुकाव राजनीति की तरफ बहुत समय से था। ये आज की बात नहीं, कम से कम 10-15 साल से तो मैं राजनीतिक तौर पर अलवर में एक्टिव हूँ। इसलिए ये अचानक होने वाली कोई चीज़ नहीं, ये धीरे 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 पक रही थी। अब ऋतु आए जब फल होए। मैं एक सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि आप प्रशासनिक इतने बड़े पदों पे रहे हैं, आपने लोगों की सेवाएं तो की होंगी निश्चित रूप से। राजनीति में और प्रशासनिक पद पे आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, और एक आप आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, क्या फ़र्क होता है? क्या ऐसा आपको यहाँ लुभा रहा है राजनीति में जो आप आईएएस या सॉरी आईपीएस रहते हुए आप कर नहीं पाए? नहीं, दो बात है। पहली बात तो ये है कि यदि कोई राजनीति में सुख सुविधाओं के लिए जाना चाहता है, उसके लिए राजनीति कतई जगह ठीक नहीं है। उसके लिए तो प्रशासनिक अधिकारी का जो रहन सहन है, जो उसका जीवन स्तर है, वो काफ़ी बेहतर है। राजनीति मुश्किलात है, बहुत मुश्किल का सफ़र है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का एक छोटा दायरा होता है, उसको जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करनी होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपना विवेक इस्तेमाल करने का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। मेरे जैसा आदमी जो 1990 का मैं पीएचडी हूँ, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं काम किया हूँ, देश कैसे चलता है इसको मैंने ऊपर से देखा है, उसको लगता था कि ये सरकारी नौकरी का दायरा बहुत छोटा है, तो मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। मैं बड़े लेवल पे काम करना चाह रहा था, इसीलिए मैं पिछले दसों साल से कोशिश कर रहा था, मेरा दाँव ही नहीं लग रहा था। तो अब मैंने सोचा अब इससे ज़्यादा और देर नहीं। आपने कहा कि अगर आपको सुख सुविधाएं चाहिए
या फिर आपको ऐश और आराम की ज़िंदगी चाहिए तो आप प्रशासनिक अधिकारी बने रहो। आप प्रशासनिक अधिकारी बने रहे, अंतिम समय जब आपका रिटायरमेंट का आया तब आपने रिटायरमेंट लिया है, वीआरएस लिया है। तो क्या आप सुख-सुविधाएँ लेते रहे, ऐश और आराम की ज़िंदगी भोगते रहे? अब जब लगा कि अब रिटायरमेंट और चुनाव होने वाले हैं, तो इस ज़िंदगी को छोड़ के अब राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। नहीं, ये आप जो मुझे जो जो लोग जानते हैं मेरे बारे में पता करेंगे कि ये राजनीति में आने की तड़फ मेरी आज की नहीं, ये 15 साल से थी। मैं 2008 से अलवर ज़िले में 8 में, 13 में, 14 में, 19 में, मैं तभी से सरकार की नौकरी का कोई मुझे मोह कभी रहा ही नहीं। इसलिए ये कहना कि मैं अब रिटायरमेंट के करीब आके वीआरएस लिया, मैंने तो पहले भी एक आध बार रेजिग्नेशन लिखा है नौकरी के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कब से, लेकिन मेरा दाँव नहीं लग रहा था, कोई पंजे नहीं लगने दे रहा था। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पंजे लग सकते हैं, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया। पंजे से मुझे याद आया कि कहाँ जोड़-तोड़ और जुगाड़ बैठा है, क्योंकि पार्टियों से टिकट लेना बच्चों का खेल तो है नहीं। आपको क्या लगता है, जब आपने इतने साल सर्विस की है, आपको क्या लगता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देश को पॉलिटिकल पार्टियाँ ही चला रही हैं, सही मायने में देखा जाए तो, आपको लगता है कि वहाँ पे जो ईमानदार अधिकारी होते हैं, ईमानदार ऑफिसर होते हैं, उनको ये लोग एक जगह टिकने भी नहीं देते, टॉर्चर किया जाता है? अमूमन ये देखा जाता है, कई ऐसे एग्ज़ाम्पल भी आए हैं। तो आपको लगता है कि ईमानदार आदमी की कदर करते हैं ये लोग, पॉलिटिशियन, नेता लोग? नहीं, इसमें पहली बात तो ये है कि सत्यमेव जयते। अल्टीमेटली जीवन में आप जितना मर्जी झूठ फरेब कर लीजिए, विजय तो सत्य की ही होनी है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो सत्य पे, जो ईमानदारी पे, जो निष्ठा पे चलने वाला आदमी है, जो सरकारी अफ़सर है, उसको पराजित होने, परेशान होने की कोई वो पराजित नहीं हो सकता, उसको परेशान भी नहीं होना चाहिए। तो राजनीति में ऐसे अफ़सरों का आना भी चाहिए, और वो प्रशासन में रहते हैं तो उनको हो सकता है ज़्यादा इस तरीके के अफ़सर के लिए प्रशासन में थोड़ी मुश्किलात हो सकती, लेकिन राजनीति में वो खूब कामयाब हो सकते हैं। महेश जी, जब मैं आपके बारे में लोगों से बात कर रहा था और कई नेताओं से बातचीत की, कई युवा नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आपकी सेल्फ, जो अकेले आदमी की मेहनत होती है, वो सफल होती है। राजनीति में आपको लोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रात भर पढ़ते रहेंगे और आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, बन जाएँगे। राजनीति बहुत ऊबड़-खाबड़ एक रास्ता है। आपको क्यों लगता है कि जनता आपको, पहली बात तो कि पार्टियाँ आपको टिकट क्यों देंगी? पहले तो ये बताइए मुझे। ऐसी क्या खूबी है महेश भारद्वाज में कि पार्टियाँ आएँगी और उनको टिकट दे देंगी? और कौन-सी पार्टी से आप टिकट माँग रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जितना मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपोज़र है, जो मेरी योग्यताएँ हैं, जो मेरा कार्य का अनुभव है, और जो मेरा पिछले 15-20 सालों से लोगों के साथ में जुड़ाव है, उस सब को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों की के ज़हन में, उनकी उनके उनके दिमाग में मैं पहले से हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के लिए मैं नया आदमी हूँ। पार्टियाँ वो अच्छे आदमी चाहिए, तजुर्बेदार आदमी चाहिए, उनको भी एक ऐसा आदमी चाहिए जो प्रशासन की नब्ज़ को समझता हो, जो काम को जानता हो, जो काम करवा सकता हो, जो डिलीवर करा सकता हो। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए और जनता को भी चाहिए। ये कौन-सी पार्टी से टिकट माँग रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पार्टी मैं देखिए, मैं तो राजनीतिक, मैं वैसे भी एक समीक्षक हूँ, अखबारों में लिखता हूँ, और मैं राजनीतिक पार्टियों के कामकाज को बहुत तरीके से, करीब तरीके से देखता हूँ, मैं उनका मूल्यांकन भी करता रहा हूँ। और मैंने एक अभी समग्रता से सारी राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करने के बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाल लिया है। उसका खुलासा अभी समय पर मैं अभी आपसे मीडिया से बात कर रहा हूँ। अब मैं अपने लोगों से बात करूँगा, और लोगों से बात करने के बाद में कुछ राजनीतिक दलों से जिनसे मेरी कुछ बातचीत कहीं कुछ थोड़ा बहुत चल रही है, उनके पास मुझे फाइनली, पहले मैं अपने लोगों से बात करने के बाद मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात करूँगा। तो आपको लगता है कि पार्टियाँ भग के आपको टिकट देंगी? क्योंकि महेश भारद्वाज जैसा व्यक्ति उनको मिल नहीं रहा है।
ऐसा नहीं है, मेरे से और भी बेहतर लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मेरे पर भी, मेरे कैंडिडेचर पे भी विचार किया जाएगा और पहले भी किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नाम मेरा नहीं चला, पहले भी नाम चला था, लेकिन कुछ कारण से वो चीज़ें मैटेरियलाइज़ नहीं हो पाई। तो राजनीतिक दलों को सब तरीके के लोगों की ज़रूरत है, मेरे जैसे लोगों की भी ज़रूरत है, मेरे से बेहतर होगा तो उनको भी लिया जाएगा। राजनीति में तो बहुत संभावनाएं रहती है, हर बार नए आदमी 5 ही साल के लिए तो था। हाँ, सरकारी आदमी नौकरी करता है एक उम्र तक, उसकी नौकरी तकरीबन तकरीबन 30 साल से कम किसी सरकारी अफ़सर की नौकरी नहीं होती, 30 होती, कोई 35 करता है, कोई 32 करता है। राजनीतिक दल तो हर 5 साल में कैंडिडेट्स के बारे में मूल्यांकन करते हैं, उसको बदलते हैं। ठीक लगा तो उसको 5 साल बाद रिपीट कर देते हैं, नहीं तो कार्यकाल ही 5 साल का रखा हुआ है। यहाँ तो देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, पार्षद का 5 साल का है, एमएलए का 5 साल का है, तो है ही 5 साल का, तो 5 साल बाद उनको विचार करना ही करना है। उन्होंने तो विधान ही बना रखा है कि हमने 5 साल बाद इसको देखना है कि ये काम ठीक कर रहा तो इसको रिपीट कर देंगे, नहीं कर रहा तो बदल देंगे। अच्छा महेश जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, मुझे एक चीज़ बताइए। मान लीजिए कि आपको किसी भी पार्टी ने टिकट दे दिया, आपका विजन क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, लाइट का, पानी का और भ्रष्टाचार का, ये मुद्दा नहीं बचा इस देश में। आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, वो अधिकारी बदलेंगे, सरकार बदलेंगी, उनके लोग आएंगे, वो अपने स्तर से भ्रष्टाचार करेंगे। एक एमएलए की इतनी कुवत नहीं होती कि वो सरकार को हड़का सके और अपने काम अपने तरीके से करवा सके। आप कहेंगे रोड और लाइट और पानी, देश जब से आज़ाद हुआ है, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, मैं उसी स्तर के जवाब की आपसे अपेक्षा करता हूं। रोड, लाइट और पानी के मुद्दों पर इस देश में कितने चुनाव लड़े गए हैं, आज भी वही मुद्दा है। महेश भारद्वाज के पास में नया क्या है कि लोग इसको देखते ही पसंद करें? देखिए, इसको आप जो भ्रष्ट भ्रष्ट लोग होते हैं, वो कहते हैं ऊपर से भ्रष्टाचार है। जब तक ऊपर से ठीक नहीं होगा, तब तक नीचे वालों के करने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले कहते हैं जब तक नीचे से ठीक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम 2-5 आदमी ऊपर वाले ठीक हो जाएँ तो क्या है, जब नीचे भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जहाँ से शुरुआत हो, परिवार से शुरुआत हो, मोहल्ले से शुरुआत हो, विधानसभा से शुरुआत हो, लोकसभा से शुरुआत हो, जिसको जो क्षेत्राधिकार मिले, एक थानेदार को अपना थाना ठीक करना चाहिए, तहसीलदार को अपनी तहसील ठीक करनी चाहिए। महेश जी, आप मेरे जवाब पे नहीं आए। मैंने कहा कि आपका विजन इन सब लोगों से अलग क्या है? एक इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जो अपना वीआरएस लेके आ गए, उनके पास में सबसे अलग विजन क्या है जो आम नेताओं के पास नहीं है? नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं जो जहां और लोग खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विज़न सबके पास होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, एग्ज़ीक्यूट कराने की बात होती है। और जहाँ तक मेरा बात है, मैं गाँव से अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मैं यूएन तक काम किया हूँ, जो मेरा एक वैराइड एक्सपीरियंस है। जो इतना बड़ा मैं दुनिया भर में काम करके प्रशासनिक पदों पर व्यवस्था को देख के, सिस्टम को देख के आया हूँ। मुझे लगता है कि उस विज़न को हम लोग एनसीआर में, अलवर कोई दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। अलवर में, अलवर क्यों नहीं दिल्ली हो सकता? एनसीआर के हम इतना नज़दीक है, यहाँ पर क्यों क्राइम नहीं कम हो सकते? क्यों पानी ठीक से नहीं मिल सकता? क्यों बिजली ठीक नहीं मिल सकती? क्यों यहाँ अपराध कम नहीं हो सकते? क्यों यहाँ हॉस्पिटल अच्छे नहीं हो सकते? अलवर दिल्ली क्यों नहीं बन सकता? तो मैं समझता हूँ, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो, और आपको समझ हो, आपने दुनिया देखी नहीं हो तो आप क्या कराएँगे? गाँव का आदमी कुछ नहीं करा सकता, उसने दुनिया नहीं देखी। मैंने दुनिया भर में चीज़ें देखी है, दुनिया के सिस्टम देखे हैं, यूएन के सिस्टम देखे हैं, दिल्ली के सिस्टम देखे हैं, राष्ट्रपति भवन के सिस्टम देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम देखे हैं। वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, जो अच्छी से अच्छी चीज़ें, उनको लाके हम अलवर में इम्प्लीमेंट करेंगे। अलवर को एक शोकेस बनाएँगे, अलवर को दुनिया के क्या, मतलब राजस्थान तो क्या, हम भारत के मानचित्र पर एक इस तरीके से ले जाएँगे कि लोग, अलवर एक मिसाल बनेगा। महेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, तो अलवर की जो समस्याएँ हैं, वो क्या हैं? आप मुझे यही बता दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। समस्याएँ, सबसे पहली समस्या तो देखिए, समस्याओं को देखने के नज़रिए हैं। कोई कहता है पानी समस्या है, कोई कहता है हेल्थ की, हॉस्पिटल समस्या है, कोई कहता है शिक्षा की समस्या है, कोई किसी को सड़कें चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मेरी नज़र में सबसे पहली समस्या यहाँ पर अपराध की है। जिस तेज़ी से अलवर में अपराध बढ़ रहे हैं,
जिस चाहे जहाँ कोई गोली चला के चले जाता है, कोई किसी से फिरौती मांगने लगता है, कोई रैंसम मांगने लगता है, कोई महिलाओं के साथ दुष्कृत करता है, कहीं रामगढ़ जैसे क्षेत्र में गायों का, मवेशियों का जिस तरीके से वो होता है, ये जो तमाम तरीके की समस्याएं हैं अलवर में, गंदगी की समस्या है। आप 75 साल बाद भी देश में, हम आज़ाद हुए 75 साल हो गए, पानी नहीं अलवर में, ये क्या समस्या नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सामान्य चीज़, जब हम पानी मैं शुद्ध 75 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महेश भारद्वाज से किसी अलग विजन की उम्मीद कर रहा हूं। ये आम लोगों के पास में, जिन नेताओं से आप कह रहे हैं, जिस पद पे आप रहे हैं, जितने देश आपने देखे हैं, मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप बताइए कि मुझे इस अलवर जिले को उस जैसा, या उस शहर जैसा, उस देश जैसा कोई तो विजन होगा आपके पास में कि बना सकता हूं, मुझे बनाना है। वो मैं ये कहूँ कि अलवर को हम सिंगापुर बना देंगे तो वो तो जुमला हो जाएगा। मैं ये पहले से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं निश्चित तौर पर, मुझे दृढ़ विश्वास है कि जितना चीज़ें दुनिया भर में मैंने देखी है, उसमें से कुछ चीज़ें भी यदि अलवर में इम्प्लीमेंट होंगी तो डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, नया कुछ नहीं होता है, वो खाने पीने का, रहने सहने का तरीका सब, इंसान का शरीर भगवान ने एक सा बनाया, उस चीज़ों को डिफरेंट तरीके से आप करते हैं, उसी से आप ऊपर पहुंच जाते हैं, उसी से आप नीचे चले जाते हैं। महेश जी, मुझे क्राइम से याद आया, आपने बताया कि अलवर में क्राइम बढ़ रहा है। आप दिल्ली में भी रहे हैं, और जहाँ से आपने वीआरएस लिया है मणिपुर, वो जल रहा है, पूरा देश देख रहा है। इतनी कुवत अगर आप में थी तो आप मणिपुर क्यों नहीं रहे? चुनाव तो बाद में भी लड़ा जा सकता था, क्योंकि लाखों लोगों की जान खतरे में है, हजारों लोग बेघर हैं, महिलाओं को स्तर करके घुमाया जा रहा है। महेश भारद्वाज वहां से वापस क्यों आ गया? क्या वो समस्या नहीं थी? क्या वो देश की समस्या नहीं थी? क्या वहां के लोग इस देश के लोग नहीं हैं? नहीं, मणिपुर मेरी पोस्टिंग नहीं रही थी। मणिपुर मुझे सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अतिरिक्त तौर पर लगाया हुआ था। वहाँ से तो मैं 2 साल पहले मुक्त हो गया था। उससे उसके बाद तो मैं दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच में रहा हूँ, और अभी ट्रैफिक पुलिस से, मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से वीआरएस लेके आया हूँ। तो मणिपुर तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। वो तो सरकार जहाँ-जहाँ रखती है, हम लोग तो सरकारी लोग वहाँ-वहाँ चलते जाते हैं। दिल्ली में आप रहे, दिल्ली में क्राइम नहीं है क्या, या वहां करप्शन नहीं है? मुझे लगता है दिल्ली में बेहतर है, बेहतर व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली का पुलिस बेहतर पुलिस है, और निश्चित तौर पर यहाँ से जो अलवर में जिस तरीके की सिचुएशन हो गई इन दिनों, उससे दिल्ली बेहतर है। महेश जी, यहाँ दोनों ही पार्टियों में बहुत से लोग हैं जो 20 साल से 30 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप 20 साल से 30 साल से प्रशासनिक सेवा में हैं। वो लोग जिनकी ज़िंदगी दरी और पट्टी बिछाते-बिछाते गुज़र रही है बेचारों की, वो लोग क्या करेंगे? किसी एक पार्टी के तो लोगों को आप नुकसान करेंगे। नहीं, इसको उनके पास भी वो अनुभव है बाहर घूमने का, क्योंकि नेताओं के घूमने के चक्कर में, मिलने के चक्कर में उन्होंने भी दुनिया देख ली बेचारों ने। नहीं, इसको इस तरीके से मत लीजिए। राजनीति, जो लोग राजनीति को किसी इच्छा से, किसी लालच से राजनीति में आना चाहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं तो राजनीति में आना चाहता हूँ जब मैं यहाँ की समस्याएँ देखता हूँ, यहाँ के लोगों का जीवन देखता हूँ, मैं यहाँ की परेशानियाँ देखता हूँ, उनके लिए यदि मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। रहा सवाल जो दूसरे लोगों का है, जो लोग राजनीतिक पार्टियों में हैं, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, राजनीति तो वही चलाएँगे, लेकिन उनमें भी इक्का दुक्का 2-5 आदमी ऐसे होने चाहिए जो अ, उनको भी कुछ सहयोग कर सकें। सरकारें कैसे चलती है, प्रशासनिक मशीनरी कैसी चलती है, राजनीतिक दल में यदि इस तरीके के लोग हों जिन्होंने प्रशासन को अंदर से देखा है, तो राजनीतिक दल के लिए भी काम करना, डिलीवर करना और जनता की सेवा करना बहुत आसान हो जाता है। रहा सवाल राजनीति, आज के समाज में राजनीति इतना महत्वपूर्ण हो गई है कि शायद ही कोई जीवन का क्षेत्र ऐसा है जो राजनीति से अछूता हो। अब ये बताइए, हम स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल देने के लिए बेस्ट स्कूल चुनते हैं, हॉस्पिटल इलाज कराना तो अच्छा हॉस्पिटल चुनते हैं,
कहीं कॉलोनी में प्लॉट लेना हो तो बेस्ट कॉलोनी चुनते हैं, शहर भी मर्जी का ढंग का चुनते हैं कि जहाँ सबसे कम अपराध हो वैसा शहर चुनते हैं। तो सारी चीज़ें बेहतर चुनते हैं। अपने बच्चों के संबंध करना हो तो बेहतर चुनते हैं, नौकरी करानी हो तो बेहतर चुनते हैं। तो अपना जनप्रतिनिधि उनका बेहतर क्यों नहीं हो? उसमें क्यों कि ये मेरा है इसीलिए इसको टिकट दे दिया जाए? अरे जो जनता के लिए सबसे बेहतर हो उसको दीजिए। जो राजनीति सब कुछ कर रही है आज, उस राजनीति में अपने अपनों को कब तक रेवड़ी बांटते रहोगे? जब बेस्ट लोगों को लाइए, तभी इस देश का, इस राजनीति का कायाकल्प होगा और हम लोग सचमुच में विश्व गुरु बन पाएंगे। महेश जी, इतने सालों तक पद पे रहे, आपने राजनीति से प्रेरित होकर कोई काम किया है क्या? किसी नेताजी का फोन आया हो और किसी ऐसे काम को करना पड़ा हो जो नहीं करने का था? मुझे लगता है ये किसी हम लोग को जिस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, प्रशासन का तंत्र है, ये जो लोग किसी प्रभाव में आ जाते हैं, वो उनकी अपनी कमियों की वजह से आ जाते हैं। मुझे कभी कोई ऐसी चीज़ों की ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी ने मुझको दबाव डालने की दबाव कोई डालता ही नहीं है। आपको नहीं आता काम, इसलिए आप काम नहीं आता दबाव डाल के करा लिया जाता है। अब आप दूसरे पे डाल देते हो। ये तो अफसरों की कमजोरी, जो सरकारी लोगों के दबाव में आते हैं, नहीं आना, जो राजनीतिक लोगों के दबाव में आते हैं, उनको नहीं आना चाहिए। जो कमजोर अफसर होता है वो आता है। मेरा एक सवाल और है कि आप आईपीएस रहे, कहाँ पे पोस्टिंग रही आपकी और कितने साल तक आप आईपीएस पुलिस की नौकरी में रहे? पुलिस की नौकरी तो मैं है तो दिल्ली के कोने-कोने में मैं रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस में रहा हूँ, जिले की पुलिस में रहा हूँ। नहीं, आप बात करें अपन लोग पुलिस की, जैसे पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी की जो पोस्टिंग होती है, उससे भी ऊपर नीचे कोई भी पोस्टिंग होती है। हाँ, हाँ। पुलिस में जब आप सर्वा रहे हों, किसी इलाके के इंचार्ज रहे हों। हाँ, हाँ। नहीं, मैं तो करोल बाग में रहा हूँ, मैं जमुना पार में भी मैं रहा हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस का भी कप्तान रहा हूँ, मैं अभी भी पूरा आधी दिल्ली को मैं ट्रैफिक पुलिस में देखता था, और मैं एंटी करप्शन में भी रहा हूँ। ये सारे पुलिसिंग नहीं, के मैं पुलिसिंग की बात इसलिए कर रहा था कि जिस भी पोस्ट पे आप रहे और जिस इलाके में रहे, आपकी पोस्टिंग होने से पहले वहाँ कितना क्राइम था और जब आपने उस थाने को छोड़ा या आपका ट्रांसफर वहाँ से हुआ, उस इलाके का, उसका क्राइम रेट कितना घटा? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने उसमें काफ़ी सुधार किया है। ये मैं अपने आप बताऊँगा तो वो लगेगा कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने निश्चित तौर पे क्वालिटेटिव चेंजेज़ लाए हैं और इम्प्रूवमेंट किया है, चाहे वहाँ का ट्रैफ़िक सिस्टम हो, चाहे क्राइम हो, चाहे सिक्योरिटी हो। मेरा एक जर्नल सा आइडिया है, क्योंकि जब भी कोई काम करता है तो आपको ग्रेड मिलते हैं कि आपने किस तरीके का काम किया है। आप खुद समीक्षा करते हैं कि हमारा क्राइम कितना कम हुआ, ये तो आपको पता होगा। क्राइम जो रेट है उसमें आप कितनी कमी लेके आए थे? मैं ये जानना नहीं, चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा पैमाना जो मेरे काम का है, पुलिस सेवा में रहने वाले आदमियों को 2 मेडल्स मिलते हैं। मुझे 19 दो मेडल तो आजकल चाकरी से मिल जाते नहीं, हैं। नहीं, मेडल की नहीं, बात नहीं, छोड़िए, नहीं, नहीं। मेरे सवाल का सीधा-सीधा जवाब दिए कि आपके पास में वो डाटा है। आप नहीं बताएँगे वो अलग बात है, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं, क्राइम रेट कम होता है तो हर अधिकारी को गर्व होता है कि क्राइम रेट इतना था और मैंने इतना कम कर दिया। आपको याद होगा या तो आप बता नहीं रहे हैं। मैं फिर दूसरे सवाल पे आऊँ उसी सवाल से। नहीं, वो मैंने बताया ना आपको कि निश्चित तौर पर मैंने सुधार किया है, डिफरेंट जगह पर, जहाँ जहाँ जिस कैपेसिटी में रहा हूँ। और मेडल ऐसे मत समझिएगा कि सारे मेडल वैसे नहीं आते हैं। इस तरीके से आप देश के सिस्टम को इतना खराब मत समझिए। अभी तो ये इस सरकार में तो ये हो गया है कि भारत सरकार में और राज्य सरकार में इतना फर्क है कि बहुत सारे अफसर राज्यों में डीजी रैंक पर हैं, लेकिन भारत सरकार उनको आईजी लायक भी नहीं समझती। भारत सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, जो जूनियर से भी पूछते हैं, आपके साथियों से भी पूछते हैं, आपके सीनियर से भी पूछते हैं। इसको 360 डिग्री कहते हैं। और वही चीज़ें सारे पद्म पुरस्कारों के लिए है, वही चीज़ें सारे मेडल देने के लिए। बहुत अफसर हैं जो मुश्किल से 1-2-3% अफसरों को ही तो मेडल मिलते हैं, सबको कहाँ मिलते हैं। वैसे अब अपन ने कई चीज़ें कई मुद्दों पे बात की। जिस तरीके से आपने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मुझे लगता है कि आपका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कभी अमित शाह से या मोदी से मुलाकात हुई आपकी? मेरी कोई इस तरीके की कोई मुलाकात नहीं है। मैं तो सरकारी तौर पे सब लोगों की सेवा में रहा हूँ। मैं तो
देखिए नहीं, कभी कोई ऐसा देश, कभी कोई ऐसी घटना घटी हो और सब अधिकारियों को बुलाया गया हो, वहाँ आप भी पहुँचे हों, कोई सजेशंस माँगे हों आप लोगों से, अगर भाई इस तरीके का मामला हो गया, क्योंकि देश में कई प्रकार की कई घटनाएँ घटती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कभी इन लोगों से, अमित शाह से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई कभी? मेरी बात सुनिए, मैं तो जब सीधा भारत सरकार की नौकरी में था, जब सारी व्यवस्थाएँ हम देखते थे, तो मुलाकात ज़रूरी थोड़ी आमने-सामने बैठ के मुलाकातें, मैं मान लीजिए ट्रैफ़िक की व्यवस्था कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए या गृह मंत्री जी के लिए, या मैं कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो वो ये मुलाकात ही तो है, मैं उन्हीं का, मैं तो वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के हिसाब से तो सब चीज़ें चल रही है। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि कभी उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो और सजेशन रखने को, किसी बात के लिए कहा गया हो, कोई काम करने के लिए, वो लीगल है, आप ये मान के चलिए वो लीगल है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उस काम को जिस तरीके से वो लोग चाह रहे हैं, हाँ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चाह रहे हैं, ठीक काम है, लीगल काम है, करना भी है उसको, आपने कोई सजेशन रखा हो, या फिर आप किसी बात पे अड़े हो कि नहीं सर ये तरीका ज्यादा ठीक है, इससे बेहतर है, ऐसा कभी हुआ आपका? मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो हमारा इंटरेक्शन पुलिस कमिश्नर के थ्रू होता है। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर इंटरेक्ट करते हैं, देश के गृह मंत्री से, हम लोग नहीं करते। आप राजनीतिक पत्ते तो खोलेंगे नहीं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलवर जिले की जो अलवर शहर की जो जनता है उसकी धड़कनें तो बढ़ा रखी है आपने। आपके पीछे ताकत कौन है जिसके पीछे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं जब रास्ते में लोगों से पूछ रहा था और मैंने कई लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके भाई हैं राजेश भारद्वाज, वो भी आपकी एक ताकत बताई जा रही है। वो तो परिवार के, वो तो मतलब वो कोई बताए ना बताए, परिवार के लोग तो परिवार के लोग हैं ही ना। और ताकत तो मेरी, असल ताकत तो मेरी अलवर की जनता है। मैं जानता हूँ कि अलवर के लोगों को किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहिए। अलवर की जब मैं बात करता हूँ तो अलवर जिले की बात करता हूँ, मैं खाली अलवर शहर की बात नहीं करता। तो मेरे को पूरा यकीन है कि यदि अलवर के लोग को यदि विकल्प मिले, विकल्प ही नहीं मिले, कोई राजनीतिक पार्टी आपको टिकट ही नहीं दे, तो बेचारे क्या करेंगे? उनको मजबूरन जो है उन्हीं में से चुनना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको कैंडिडेट कोई पार्टी बनाती, तो अलवर के लोग, जो मैं पिछले 15-20 साल से घूम रहा हूँ, वो निश्चित तौर पर बेहतर कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे, बशर्ते कि उनको विकल्प मिले। महेश जी, अब एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि मान लीजिए कि आपको टिकट नहीं मिला, यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसमें भ्रष्टाचार है चरम पे, बच्चे आरोप लगा रहे हैं। आपकी राजनीति टिकट मांगने से लेकर और टिकट मिलने और ना मिलने तक खत्म रहेगी, या उसके बाद भी आप 5 साल तक कुछ करेंगे, लगातार सक्रिय रहेंगे? पहली बात तो ये बताइए। नहीं, इसमें देखिए, मैं आपको, इसको आप एक बात समझ लीजिए कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत मुश्किल है। और मुश्किल होते हुए भी जब मैं जानबूझ के लोगों के सलाह के बावजूद यदि मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं आधे अधूरे मन से नहीं आया हूँ, मैं ऊपर से देखने दिखाने से नहीं आया हूँ। मैं 15 साल से जिस चीज़ को धीरे 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 नर्चर कर रहा था, मैं जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था, तो आप सोचें कि वो 2-4-6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। टिकट मिले, ना मिले, अभी मिले, बाद में मिले, मैं कुछ न कुछ ज़रूर मेरे मन में करने की सचमुच में एक हार्दिक इच्छा है। और मुझे ये समझ लीजिए, कुछ न कुछ अच्छा अलवर के लिए करना है। ये थे हमारे साथ में पूर्व आईपीएस महेश भारद्वाज जी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।